हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस ग्लोरी। इस वीडियो में हम मेंस के जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को पढ़ेंगे। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम है, तो हमें जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स जो हमने क्लिप्स बनाए होंगे उन पे ही ध्यान देना होगा। मैं इसमें अपने नोट्स को शेयर करना चाहती हूँ आप लोग के साथ में, शायद आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हों। तो सबसे पहले हम इसमें भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण देखेंगे, जिसको हमने 3 भागों में डिसाइड करना होगा। प्राचीन भारत, जिसमें हड़प्पा कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला और दक्षिण भारतीय कला है। उसके बाद मध्यकालीन भारत है, उसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल के बारे में होता है। और उसके बाद आता है आधुनिक भारत, जिसमें इंडो गॉथिक शैली और नव रोमन शैली आती है। तो सबसे पहले हम हड़प्पाई कला और वास्तुकला को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन आने की इसकी बहुत संभावना रहती है और प्रीवियस ईयर में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो हम हड़प्पा कला और वास्तुकला को देखेंगे। इसकी भूमिका में हम ये लिख सकते हैं, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के द्वितीय अर्धांश में सिंधु नदी तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भागों में फैल गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यह हमारा हड़प्पा कला की वास्तुकला के लिए एक इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद इसकी विशेषताओं पे हम देखते हैं। तो इसमें नगरों का आयताकार ग्रिड पैटर्न, सड़कें आपस में समकोण पर काटती, 3 प्रकार के भवन थे, जिसमें आवास गृह, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक स्नानागार था, मिट्टी की पकी ईंटें, जिप्सम, गारा उपयोग, नगर विभाजन, ऊंचा दुर्ग, निचला नगर, उन्नत जल निकास, अन्नागार में वायुवाहिका। और इसके हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं उनको हम मैप के थ्रू दर्शा देंगे एक बॉक्स में करके, और चित्र का नाम लिख देंगे। ये ज़्यादा ही अच्छा रहेगा और आंसर को इफ़ेक्टिव बनाएगा वहाँ पे। इसकी अगर हम अन्य विशेषताओं पर ध्यान दें तो इसमें जीवंत कल्पना, कलात्मक संवेदनशीलता, मूर्ति मोहरे, मृतभांड आभूषण, शहरी नियोजन, जल निकास प्रणाली, अभियांत्रिकी कौशल। उसके बाद हम हड़प्पाई मूर्तिकला को देखेंगे, जिसमें हड़प्पाई मूर्तिकार त्रिआयामी कृतियों से व्यवहार में कुशल थे, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में मोहर, कांस्य मूर्तियाँ और मृतभांड प्राप्त हुए थे। अगर हड़प्पाई मूर्तिकला के संबंध में क्वेश्चन पूछा आएगा तो हम इसमें ये इंट्रो डाल सकते हैं। और हम आगे मोहर की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, जिसमें मोहर जो थी वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयताकार, वृत्ताकार आकार की थी, मुलायम पत्थर से बनी थी, स्टेरॉइड, चर्ट, तांबा का सामग्री में प्रयोग होता था, चित्राक्षर लिपि मुद्रा लेख थे, पशु आकृति मोहर की प्राप्ति हुई है, जिसमें यूनिकॉर्न की मोहर थी, व्यावसायिक प्रयोजन में इनको प्रयुक्त किया जाता था, और गणितीय आकृतियों से शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी। मूर्तियों की विशेषताओं अगर हम देखेंगे जो अन्य होंगी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, लुप्त मोहन प्रणाली, जो कि मोहनजोदड़ो में कांस्य की मूर्ति मिली थी, पकी मिट्टी का उपयोग, पिंचिंग विधि, सादे व चित्रित मृतभांड, ये सब इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। उसके बाद हम मौर्य कला और स्थापत्य कला पर आते हैं। अब हम इसमें इसके लिए एक इंट्रो अगर हमें लिखना होगा तो हम इन शब्दों में लिख सकते हैं, श्रमण परंपरा में के बौद्ध और जैन धर्म आगमन के साथ ही गंगा घाटी में सामाजिक व धार्मिक परिदृश्य परिवर्तित हुआ। ये सनातन परंपरा की वर्ण जाति प्रथा विरोधी थे। इसी समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उद्भवित हुआ और वहाँ मौर्य सत्ता की स्थापना हुई। ये मेरा इंट्रो 4 लाइन में है। आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड शब्दों में हमको लिखना रहता है, तो कोशिश करिएगा कि 3 लाइन में आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाए। और हम इसमें देखेंगे मौर्य कला। मौर्य कला में 2 तरीके की थी, एक थी दरबारी कला, दूसरी थी लोकप्रिय कला। दरबारी कला को सब कैटेगराइज किया जाएगा महल, स्तंभ व स्तूप में, लोकप्रिय कला को गुफा, मृतभांड और मूर्तियों में। अब हम सबसे पहले महल के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्त काल, मौर्य काल में जो थी महलों की पद्धति या विशेषताएं क्या थीं। तो हम सबसे पहले महल के बारे में पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र में राजधानी तथा कुम्भलहार में महल निर्माण का वैभव, ईरान के पर्सिपोलिस के आर्केमेनियन महल से प्रेरित, मुख्य सामग्री इसमें लकड़ी थी। कुम्हार महल में ऊंचा केंद्रीय स्तंभ 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था।
ये सब वहाँ के मौर्य काल के महलों की विशेषताओं के बारे में है। अब मौर्य काल के स्तंभों के बारे में हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम सारनाथ जो अशोक स्तंभ है उसका एक चित्रण उसमें बना सकते हैं, और उसके जो उसमें जो विशेषताओं में उसका जो नाम है, जैसे प्रस्तर हो गया, अबेकस हो गया, शीर्ष हो गया, उसको लिख के इसको हम अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे हमें मार्क्स ज़्यादा ही मिलते हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे आंसर में। तो हम स्तंभ की विशेषताएं देखेंगे जो मौर्य काल में थी। तो सर्वप्रथम इसमें देखेंगे हम कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इनका प्रयोग होता था, युद्ध जीत के उपलक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, राजकीय उपदेश का प्रचार होता था, चुनार बलुआ सामग्री थी, आकार जो था वृत्ताकार या आयताकार था और उस पर पशु आकृति पाई जाती थी, इनकी चमक पालिशदार थी। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो लौरिया, नंदनगढ़, सारनाथ का स्तंभ, ये सब इसके उदाहरण हैं। उसके बाद हम स्तूप की विशेषताएं देखेंगे, जिनको समाधान के रूप में प्रयोग किया जाता था, जैसे अवशेष उसमें होते थे, राख रखी जाती थी, मेधी व तोरण लकड़ी मूर्तियों से सुसज्जित होते थे, प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर प्रस्तर थे, स्तूप कोर जो था वो कच्ची ईंट से बनाया गया था। इसके उदाहरण में हम सांची का स्तूप और पिपरवा का स्तूप ले सकते हैं, और हम इसमें एक स्तूप की जो आधारभूत संरचना है उसको ड्रॉ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से इसको बनाया है। इसमें तोरण और ये मेधी, प्रदक्षिणा पथ, छत्र, हर्मिका, इन सबको उसमें ड्रॉ कर दिया है। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि आप अशोक के स्तंभ और आर्किमेनियम स्तंभ के बीच में अंतर दर्शाइए, तो आप इस तरीके से आंसर के फॉर्मेट को बना सकते हैं, जिसमें उसकी रचना, उसके स्थान, इन सब के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम अशोक स्तंभ की रचना देखेंगे। इसमें चुनार का बलुआ पत्थर है और एकाश्म खंड से निर्मित थे। वही हम आर्किमेनियन स्तंभ देखेंगे कि इसके प्रस्तर जो थे विभिन्न खंडों से निर्मित थे। इसका स्थान जो था स्वतंत्र रूप से अशोक के स्तंभ को स्थापित किया जाता था, और आर्किमेनियन स्तंभ को राजभवन में संलग्न किया जाता था। जैसे आप अशोक स्तंभ देखेंगे तो सारनाथ में एक विशाल प्रांगण में ये ऐसे बना हुआ है, वहाँ पे स्थापित है, और आर्किमेनियन जो थे ये राजभवन के अंदर ही बनाए जाते थे। अब हम गुप्त स्थापत्य के बारे में देखेंगे। गुप्त स्थापत्य के में क्या है कि जैन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विहार के रूप में प्रयोग होता था। अत्यधिक पॉलिश भीतरी दीवार व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। विहारों का बाद में मठ के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तो बराबर की गुफाएं और नाराजनी गुफाएं हैं। अब हम इसमें मूर्तिकला पे जाएंगे, तो मूर्तिकला को देखेंगे जो मौर्य काल की है। इसका मुख्य उपयोग स्तूप बनावट, तोरण, मेधी में धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में होता था। तीनों धर्मों में यक्षिणी की पूजा होती थी। सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। फिर उसके बाद हम मृदभांड देखेंगे। मौर्य कालीन उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, काला रंग और अत्यधिक चमक, विलासिता की वस्तु के रूप में प्रयोग। तो ये सब हमारे मौर्य काल की विशेषताएं हैं जो उसके स्थापत्य के संबंध में थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मौर्य काल से संबंध में कोई भी क्वेश्चन आए तो जिस भी पोर्शन से हो आप उसको यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा के उसको उसमें एज इट इज़ लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को, जिस चीज़ से भी संबंध में वो हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जाके अपना मौर्योत्तर काल, उत्तर मौर्यकालीन कला के बारे में। इसमें हम देखेंगे इसकी भूमिका में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य पतन के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जो मौर्योत्तर काल कहलाया। ये इसकी एक भूमिका हो जाएगी। अब उसके बाद हम मौर्योत्तर काल को दो कैटेगरी में बांटेंगे, उत्तर और पश्चिम करके। तो उत्तर में शुंग, कण्व, कुषाण और शक थे। पश्चिम में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर और वाकाटक थे। अब हम मौर्योत्तरकालीन स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। तो इसमें चट्टान द्वारा गुफा निर्माण होता था, चैत्य विहार का विकास होता था, पत्थर व रोड़ी निर्मित दीवार थी, मानव पशु आकृति अलंकृत। इसके उदाहरण देखेंगे तो कार्ले का चैत्य, अजंता की गुफा, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा। उदयगिरी गुफा का हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है वो देखा है। इसमें जैन मंत्र थे, सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालते थे।
उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, विशाल और अधिक अलंकृत इसके स्तूप थे। लकड़ी व ईंट के सामान पर प्रस्तुत का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया था। शुंग राजवंश में अलंकृत प्रवेश द्वार में तोरण निर्माण प्रारंभ किया गया था। तोरण जटिल आकृति व पैटर्न हेलेनिस्टिक प्रभाव से था। इसके उदाहरण में भरहुत का स्तूप है, सांची स्तूप तोरण है। अब हम मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला के बारे में देखेंगे, जिसमें गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली है। इसमें इसके जो बेस यानी आधार रहेंगे हमारे, तो इसमें हम देखेंगे इसका बाहरी प्रभाव कहाँ से था। तो गांधार का जो बाहरी प्रभाव इस पे रहा है, तो गांधार जो थी यूनानी प्रभाव से थी, मथुरा स्वदेशी प्रभाव था, अमरावती पे भी स्वदेशी प्रभाव था। इसमें जो सामग्री का प्रयोग किया था, तो गांधार की जो सामग्री थी वो नीले धूसर बलुआ प्रस्तर थे, मिट्टी प्लास्टर के। मथुरा की सामग्री चित्तीदार लाल बलुआ था और अमरावती की सामग्री सफ़ेद संगमरमर थी। इनके धार्मिक प्रभाव पर देखेंगे तो बौद्ध चित्रकला तथा ग्रीको रोमन देवता थे और मथुरा में तीनों धर्म से था, अमरावती में बौद्ध प्रभाव था। संरक्षण हम देख लेंगे तो इन्हें कुषाण का संरक्षण मिलता है, उसके बाद सातवाहन का संरक्षण मिलता है। इसका हम विकास क्षेत्र देख लेंगे और बुद्ध मूर्ति की विशेषताएं कि कौन सी शैली में बुद्ध मूर्ति को किस प्रकार से दर्शाया गया है, कि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किस शैली से, अमरावती शैली से है कि गांधार शैली से है कि मथुरा शैली से है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक मुद्रा थी बुद्ध की, लहराते बाल, कामाभूषण, योगी मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सिर पर उभार या जटा या बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाता था। उसके बाद हम मथुरा की शैली में देखेंगे तो मुस्कुराते चेहरे के साथ प्रसन्नचित्त, शरीर हष्टपुष्ट, चेहरा और सिर मुंडा, पद्मासन मुद्रा, चेहरे पर विनीत भाव, सिर पर उभार जटा, मूर्तियाँ, कथानक कथा का अंग व्यक्तित्व विशेषताओं पर कम बल, बुद्ध के जीवन और जातक कथा को दर्शाती बुद्ध के मानव व पशु रूप की कहानी। तो ये इन तीनों शैलियों की विशेषताएं थी। यूनानी कला और रोमन कला के बारे में देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन चीज़ें थी। गांधार शैली द्वारा यूनानी और रोमन कला का एकीकरण था। यूनानियों की आदर्शवादी शैली, संगमरमर का प्रयोग, यूनानी पौराणिक आकृति की मूर्ति, रोमवासी की यथार्थवादी शैली, वास्तविक लोग व प्रमुख ऐतिहासिक घटना से प्रेरित, मूर्तियों में कंक्रीट का प्रयोग, भित्ति चित्रण, ये सब मौर्योत्तरकालीन विशेषताएं थी मूर्तियों की। उसके बाद हम देखेंगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल की भूमिका में हम लिखेंगे 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के आविर्भाव को बहुधा भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इस काल में बौद्ध और जैन कला व मंदिर की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। अब हम गुप्त वास्तुकला में देखेंगे जो गुफाओं के संदर्भ में है। गुफा दीवारों पर भित्ति चित्र थे, जैसा कि आप अजंता और एलोरा की चित्रकला देख सकते हैं महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा की विशेषताएं के बारे में है, जिसे वाकाटक राजाओं का संरक्षण था, फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक थी, प्रकृतिवाद पर बल था, स्थानीय वनस्पति व खनिज से रंगों का निर्माण किया जाता था, बौद्धवाद पर आधारित चित्रकारी थी। अब एलोरा के बारे में देखेंगे। बुद्ध हिंदू बौद्ध गुफा, राष्ट्रकूट निर्मित, जैन गुफा, यादव निर्मित। इसमें इन सबको मैंने बहुत ही शॉर्ट करके लिखा है ताकि कम पेज में बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया जा सके, जो हमें रिवीजन टाइम में काफ़ी हेल्प हो। हमें नोट्स इसी तरीके से बनाने चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं होते हैं और लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कथानक व वास्तुशास्त्रीय पद्धति की विशेषताएं, शिव समर्पित कैलाश मंदिर, इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं दशावतार मंदिर, रामेश्वर मंदिर, थोमरलेन। अब उदयगिरी की गुफाओं पर देखेंगे। दीवारों पर मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध विष्णु के सुअर अवतार की मूर्ति, शिव, नरसिंह, नारायण, स्कंद समर्पित गुफाएं। अब गुप्त वास्तुकला को हम मंदिर के संदर्भ में देखेंगे। इसकी भूमिका लिखेंगे। वर्गाकार गर्भगृह और खंभों में से युक्त द्वार मंडप के विकास के साथ गुप्त काल में मंदिरों की वास्तुकला का आविर्भाव हुआ। ये इसकी भूमिका हो गई। अब हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। सपाट छत, वर्गाकार आकार, उथले स्तंभ, कम ऊंचाई के मंच, इसका उदाहरण सांची में निर्मित मंदिर।
अगला देखेंगे वेदी अधिक ऊंचे या उभार प्रधान, गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ मार्ग। उदाहरण इसका है नचना कुठार, पार्वती मंदिर, शिव शिखर उद्भव तथा मंदिर पंचायतन शैली। इसका उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब हम मंदिर वास्तुकला को देखेंगे तो मैंने एक छोटा सा मैप ड्रॉ किया है जिसमें उनके लोग जो जिस लोकेशन पे जो सी मंदिर की शैली चलती है वो उसको वहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है मैंने। उसके बाद इनको सब फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने दर्शाया है। आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश करिएगा कम शब्दों में सब चीज़ों को फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाइएगा। उसके बाद हम इसमें मंदिर वास्तुकला की शैलियों में देखेंगे नागर, द्रविड़, नायक, बैसर, होयसल, विजयनगर, पाल और सेन। उसके बाद हम देखेंगे नागर शैली की विशेषताएं। भारत के उत्तरी भाग में विकसित पंचायतन शैली, मुख्य देव मंदिर, गौड़ मंदिर, सभाकक्ष या मंडप, गर्भगृह के बाहर गंगा यमुना प्रतिमा स्थापित होती थी, प्रदक्षिणापथ था। यहाँ पे जलाशय का प्रयोग नहीं है, स्तंभ का प्रयोग है। मंदिर सामान्यतः वेदी पर निर्मित थे। शिखर पे रेखा प्रसाद, फमसाना, वल्लभी। शिखर पर आमलक होता था। मंदिर परिसर चारदीवारी से घिरा नहीं होता है और मंदिर प्रवेश द्वार भी नहीं होता है। जैसा कि आप इसको एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जिसमें मैंने उदाहरण लिया है कोणार्क कंदरिया महादेव और मोढेरा का सूर्य मंदिर। आप इन सब को देख सकते हैं कि ये सब जो है हमारी नागर शैली में हैं। और इसका छोटा सा मैंने ड्रॉ कर दिया है एक पैटर्न कि जिससे पता सके कि ये नागर शैली की विशेषताओं के संदर्भ में बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम द्रविड़ शैली पर जाएंगे। द्रविड़ शैली का प्रयोग जो है चोल वास्तुकला के संदर्भ में भी है, तो मैंने दोनों आंसर को एक ही में मर्ज करके लिख दिया है। तो द्रविड़ शैली को देखेंगे। मंदिर ऊंची चारदीवारी से घिरे थे, ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जो गोपुरम है। पंचायतन शैली थी, पिरामिड नुमा शिखर जो घुमावदार नहीं थे बल्कि ऊपर की ओर सीधे विमान के रूप में थे। विमान शीर्ष पर अष्टकोण आकार का शिखर था। केवल मुख्य मंदिर शीर्ष पर विमान होते थे। सभा हाल व गर्भगृह गलियारे द्वारा जुड़े अंतराल थे, अंतरालों के द्वारा इनको जोड़ा जाता था। जलाशय होते थे व प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन, यक्ष मूर्तियाँ थीं। आप इसमें उदाहरण देख सकते हैं। इसका भी एक मैंने द्रविड़ शैली के संदर्भ में एक चित्र बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये किस शैली से है, यानी कि द्रविड़ शैली से है। इसके उदाहरण में हम तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर देख सकते हैं, गंगाईकोंड चोलपुरम जो कि चोल वास्तुकला के संदर्भ में है उसको देख सकते हैं, या वहाँ का पैटर्न जो था वो द्रविड़ वास्तुकला से संबंधित था। उसके बाद हम बैसर शैली पे आते हैं। इसको कर्नाटक शैली भी कहते हैं क्योंकि यह मिश्र शैली होती है। विमान व मंडप का ज़्यादा महत्व था। खुले प्रदक्षिणा पथ होते थे, वक्र रेखीय शिखर तथा आधार वर्गाकार होता था। खंभे, दरवाजे और छत बारीक नक्काशी सुसज्जित थे और इसका उदाहरण हम बादामी के मंदिर, ऐहोल का मंदिर देख सकते हैं। उसके बाद हम चौल मूर्तिकला देखेंगे। चौल मूर्तिकला का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है नटराज की जो मूर्ति आपने देखी होगी। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है तो हम इसको देख लेंगे। जो नटराज की जो ऊपरी दायां हाथ है वह सृजन की ध्वनि बताता है, बायां हाथ विनाश का प्रतीक है, निचला दायां हाथ आशीर्वाद दर्शाता है, निचला बायां हाथ मोक्ष मार्ग की ओर दर्शाता है। बोने की आकृति के ऊपर तांडव कर रहे होते जो कि बोना जो था वो अज्ञान का प्रतीक था, अज्ञानता का। अर्धनारीश्वर स्वरूप था। नटराज मुद्रा प्रभामंडल से घिरी थी। अब हम पाल और सेन वास्तुकला देखेंगे। बंगाल क्षेत्र में वास्तुकला की शैली को पाल और सैन वास्तुकला शैली के रूप में जाना जाता था। पालों द्वारा बौद्ध धर्म संरक्षण, विहार, चैत्य, स्तूप निर्माण, सैन बौद्ध हिंदू धर्म संबंधी तथा हिंदू मंदिर निर्माण और बौद्ध वास्तुकला सहयोग। भवन की वक्राकार या ढलुआ छत जिसको बंगला छत भी कहते हैं। भवन निर्माण सामग्री टेराकोटा ईंट का प्रयोग है। अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग होती थी। मंदिरों का लंबा व वक्राकार शिखर होता था। मंदिरों की मूर्तियों हेतु प्रस्तर व धातुओं का प्रयोग था। इसके उदाहरण में हम बराकर का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर देख सकते हैं।
पाल के अधीन जो स्मारक थे, जिसमें हम देखेंगे नालंदा, जगदल, ओदंतपुरी, विक्रमशिला। सेन के जो अधीन स्मारक थे वो ढाकेश्वरी मंदिर, बांग्लादेश। अभी हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट के टॉपिक में अगली क्लास में आपके साथ शेयर करूँगी अपने नोट्स को। तब तक के लिए आप इतनी चीज़ों को देख लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा मेंस के एग्ज़ाम में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।